तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से नए रुझानात हैं, ट्रेंड्स हैं, पैटर्न्स हैं पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में। जो पहला सवाल मेरे सामने ये है कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट्स या जो भी टीचर्स इसके साथ जुड़े रहते हैं, इस डिसिप्लिन के साथ, उनको कैसे रिलेवेंट बनाया जाए, उनको कैसे अहम बनाया जाए आज 21वीं सदी के बदलते हुए हालात में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज का जो हालात है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और हम अपने रिवायती तरीकों का इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिशनल जो हम पॉलिटिकल साइंसेज में पढ़ा रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, उनका इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा दिनों तक रिलेवेंट नहीं बने रह सकते हैं। क्योंकि आज का जो बदलता हुआ दौर है जिसमें एक नए तरीके का एक डेमोग्राफिक चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं, एक मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, और ठीक उसी तरीके से हम एक नई डिस्पैरिटीज को भी महसूस कर रहे हैं जिसमें वेल्थ का कंसंट्रेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत सारे मुल्कों में। इसकी वजह से एक जो है एक स्किल गैप भी आ रहा है, एक नॉलेज गैप भी आ रहा है, और इसकी वजह ये भी बन रही है कि जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं जिनको जॉब मिलनी चाहिए थी और उनको वो जॉब नहीं मिल पा रही है, हमें उन एवेन्यूज पे बात करनी है कि वो बदलते हुए हालात क्या हैं जिससे हम अपने आप को उन चीजों के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। इस बारे में भी बात करनी है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैसे अपने स्ट्रैटेजीज में, अपने कोर्स करिकुलम में, अपने जो है प्रोग्राम्स में किन चीजों का जो है बदलाव लेके आना है ताकि हम अपनी जो है अपनी टीचिंग को भी इनोवेटिव बना सकें, अपनी रिसर्च को भी इनोवेटिव बना सकें, और इस तरह के कि ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें ताकि वह एम्प्लॉयबल भी हो, उनको जो है नौकरियां भी आसानी से मिल जाए। ये हमारे लिए एक बेहतर चैलेंज भी है कि कैसे हम एक सोशियो साइंटिफिक स्किल्स या प्रैक्टिकल स्किल्स पे इम्पार्ट करें जहां पर बच्चों के अंदर दोनों तरह की सलाहियतें हों, एक एनालिटिकल स्किल्स की भी हो, एक रिसर्च की स्किल्स की भी उसके अंदर हो। इसी तरीके से हमें कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिन एरियाज में हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट को या पॉलिटिकल साइंस के असातिज़ा भी हैं, उनको सॉफ्ट स्किल्स में अपने हुनर को दिखाना होगा, टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, और डेटा जो है एनालिसिस के भी फील्ड में अपने आप को तैयार करना होगा। क्योंकि जो मुस्तकबिल है सोशल साइंसेस का, वो मुस्तकबिल तभी है जब आप बदलते हुए जो हालात हैं, जो इल्म का दायरा बढ़ रहा है और जिस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांस डिसिप्लिनरी हो रहे हैं, उनकी रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार मिलानी पड़ेगी। तो इसी वजह से हमें बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स में जो हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते हैं स्कूलों में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, उसकी टीचिंग स्टाइल में भी या मेथोडोलॉजी में भी बदलाव करने की जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप पे फोकस करने की जरूरत है कि चाहे वो बीए का बच्चा हो या एमए का हो, उनको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिले ताकि वो इंटर्नशिप में जाए। पहले तो ये कहा जाता था कि इंटर्नशिप जो है ज्यादातर जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है, लेकिन अब जो है सोशल साइंसेस के फील्ड में, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में भी इंटर्नशिप की जरूरत है। और उसी तरीके से एक प्लेसमेंट ट्रेनिंग सेल जो एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए होनी चाहिए ताकि वो देख सकें किस तरह से हालात बदल रहे हैं। हमें एक पॉलिसी एनालिसिस की जो हम असाइनमेंट देते हैं अपनी क्लासेस में, लेकिन हम बच्चों को एक क्रिएटिव थिंकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में, पॉलिसी एनालिसिस में हम ट्रेन करें। इसके लिए उन्हें असाइनमेंट्स देने की जरूरत है, स्टडी ग्रुप्स क्रिएट करने की जरूरत है, अपनी लर्निंग को एक्टिविटी बेस्ड बनाने की जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में
जो है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में इंडल्ज करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है एक नए हालात है, नए तरीके के हालात में नए तरीके के मेथड्स इस्तेमाल करने चाहिए। अगर ये नए इस तरह के मेथड्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले कल में सोशल साइंसेस की जो एक रिलेवेंस है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो इसलिए हमें अपने आप को काफी ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है, चाहे वो इनोवेटिव पेडागोगिकल मेथड्स है, चाहे एक्टिव लर्निंग एंड एक्शन बेस्ड लर्निंग स्टाइल है उसमें वो आए, चाहे वो कैरियर सर्विस देने की जरूरत हो, चाहे एम्प्लॉयबल कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट करने की जरूरत हो, कम्युनिकेशंस पे बात करनी हो, टेक्नोलॉजी पे बात करनी हो, इन तमाम चीजों पे हमें एक बात करने की जरूरत है। तो ये एक मेरा फोकस था कि इस पे जो है हम बात करें। दूसरी चीज हमें एक ये देखने की जरूरत है कि जो पॉलिटिकल साइंस जो हम अभी तक पढ़ा रहे थे उसमें हमने काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का इन जनरल डिसिप्लिन हो, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एरिया हो, चाहे वो पॉलिटिकल थियरी का एरिया हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का एरिया हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो, रीजनल पॉलिटिक्स हो, या इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। इन तमाम एरिया में काफी बदलाव देखने को हमें मिल रहे हैं। उन बदलाव जो हमें मिल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, उसको हमें अपने इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे इनकारपोरेट करने की जरूरत है। उन बदलावों को अपने करिकुलम में लाने की जरूरत है और अपने टीचिंग मेथड में उन बदलावों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो लेकिन हमें देखते हैं कि एक पॉलिटिकल थियरी, जैसे कि आप देखें कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि पॉलिटिकल थियरी में किस तरह का एक बदलाव देखने को मिल रहा है हमें, तो आप देखेंगे कि जो एक तीन तरह का, मतलब कि अगर कहा जाए कि पॉलिटिकल थियरी को अगर हम तीन हिस्सों में मैं बांटूं, तो एक पहला हिस्सा जो होगा, जो एक तरह की जो थियरी आई हमारे इस हालात में कि पहले एक थियरीज आती थी जो नॉर्मेटिव होती थी, प्रिस्क्रिप्टिव होती थी, और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी उन्हें कहा जाता था। चाहे वो आप देखें कि हॉब्स, लॉक, रूसो हो या प्लेटो हो या सोक्रेट्स के टाइम से या अरिस्टोटल का दौर रहा हो या मेडिवल दौर रहा हो, इन पूरी दौर में हमने देखा कि एक नॉर्म्स की बुनियाद पर, एक इकदामात की बुनियाद पर जो है एक कैसा होना चाहिए एक समाज, उसकी बुनियाद पर, जिसमें ख्वाहिशात शामिल थी, जिसमें एक जज्बा शामिल था, जिसमें उस जमाने के जो मुफक्किर हुआ करते थे, जो ताजियाकार थे, उन लोगों के जो जहन में जो एक था कि इस समाज को कैसे बदला जाए, या इस समाज का तनकीदी जायजा लेते हुए एक नए समाज को कैसे बनाया जाए जो एक बेहतर समाज हो। तो एक जो पुरानी जो रिवायती नजरिए थे वो एक नॉर्म्स को क्रिएट करते थे, एक वैल्यूज को क्रिएट करते थे, एक तनकीदी मिजाज रखते थे और एक नए समाज को बनाना चाह रहे थे। तो उस तरीके का एक नजरिया हमें देखने को मिल रहा था। तो आप कोई भी नजरिया उठाएं, चाहे आप देखें कि प्लेटो किस तरह से एक मिसाली ममलिकत बनाना चाहते हैं अपने किताब रिपब्लिक के जरिए, ठीक उसी तरीके से अरिस्टोटल का भी जो एक नजरिया है, चाहे वो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट का नजरिया हो, चाहे वो रिवोल्यूशन का हो, तो वो भी एक क्लासिकल नजरिया है। मेडिवल टाइम्स में एक्विनास कहते हैं, मॉडर्न टाइम्स में भी, इनफैक्ट जो है 18वीं 19वीं सदी में भी, चाहे वो जितने मुफक्किर आए, चाहे यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन से आए या इंडिविजुअलिस्ट ट्रेडिशन से आए, या जिस तरह के नए आइडियोलॉजीज भी आते हैं, चाहे वो लिबरलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, फासिज्म हो, सोशलिज्म, ये तमाम चीजें जो है एक नॉर्मेटिव थियरीज कहलाती हैं, नॉर्मेटिव आइडियाज कहलाते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव आइडियाज हैं, इसलिए उन्हें एक रिवायती नजरिया हम बनाया गया। फिर उसके बाद जो है दूसरी आलमी जंग के बाद एक नया बदलाव देखने को हमें मिला, और उस जमाने में एक सवाल सोशल साइंटिस्ट पे हुआ और पॉलिटिकल साइंटिस्ट से खास तौर से हुआ कि आखिर आपके होने के बावजूद, आपका इतना इल्म रखने के बावजूद, जो कहते हैं कि आप सियासत को समझते हैं, सियासत के बदलते हुए हालात को समझते हैं, आप दूसरी आलमी जंग के इम्कानात को क्यों नहीं भांप पाए या क्यों नहीं बता पाए कि ऐसे हालात हैं, या उसको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। तो ये एक सवाल बहुत ज्यादा हुआ और उसके ऊपर ये सवाल उठाया गया कि पॉलिटिकल थियरी का एक जवाल हो रहा है,
पॉलिटिकल थियरी में वो दम नहीं बचा जो एक समाज को एक बेहतर रास्ते पर चला सके। तो ये एक चीज थी, एक सवाल खड़ा हुआ जो है पॉलिटिकल थियरी पर। तो उस वक्त के जो बदले हालात और वो दौर था जहां पर साइंस का बोलबाला था, एक पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन आ रही थी जहां पर एक साइंसी तरीकेकार का इस्तेमाल करके समाज को समझने की कोशिश हो रही थी, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही थी। तो जिस तरह के हम बदलाव नेचुरल साइंसेस में देख रहे थे, जिस तरह का बदलाव हम दूसरे डिसिप्लिन में देख रहे थे, उसी तरीके के बदलाव की जरूरत हमने महसूस की पॉलिटिकल साइंस में। हमने कहा कि नहीं, वी नीड टू बी मोर एंड मोर एम्पिरिकल, मोर एंड मोर मॉडर्न, मोर एंड मोर साइंटिफिक एंड मोर डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो दूसरी आलमी जंग के बाद जो 1970 के दशक तक ये जो गलबा रहा, उस दौर में एक साइंटिफिक मूवमेंट आता है पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में। जब हम देखते हैं कि एक बिहेवियरलिज्म के एनालिसिस आती है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल, दैट हाउ दे वोट, why they vote and why they support political institutions, and if they are making an opinion, why they make such an opinion। तो पब्लिक ओपिनियन हो, चाहे पॉलिटिकल बिहेवियर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, इन चीजों को समझने की हमने कोशिश किया। उससे पहले जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन से पहले हमें क्या इदारा था कि वी वर अंडरस्टैंडिंग ओनली दैट व्हाट इज स्टेट, फ्रॉम वेयर स्टेट केम इनटू बीइंग, and what is justice, liberty, equality, and why do we obey the laws made by the state। कि हम स्टेट के बनाए हुए कानून को क्यों माने, स्टेट क्या है, स्टेट कहां से आता है, स्टेट कैसे इंसाफ कायम करता है, स्टेट को या जो है ममलिकत को किस हद तक लोगों की आजादी में दखल दे सकता है। तो इस तरह के एक जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये सारे इकदाम थे जिस पे हम बहस करते थे। तो ये बहस जो है शिफ्ट होती है करीब दूसरी आलमी जंग के बाद, कि लोगों को बिहेवियर को समझा जाए कि लोगों का एक जो सियासी रवैया क्या होता है, कि हाउ पीपल बिहेव इन ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिचुएशन। एक खास तौर के सियासी हालात में लोग कैसे किस तरह के रवैये अपनाते हैं, किस तरह का ओपिनियन बनाते हैं, किस तरह से उनकी सियासत में शिरकत होती है। तो ये इस तरह के रुझानात को हम समझने की कोशिश करने लगा, और इसमें हमने जो तरीका इस्तेमाल किया वो साइंस का तरीका इस्तेमाल किया। कि हमने जो साइंस का जो तरीका है वो ये है कि हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो है एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम रेगुलरिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, उस रेगुलरिटीज के आधार पर हम जनरलाइजेशन कायम करते हैं, उस जनरलाइजेशंस की बुनियाद पर हम एक्सप्लेन करते हैं सिचुएशंस को, और उस एक्सप्लेनेशंस की बुनियाद पर हम प्रेडिक्ट करते हैं। यानी कि हम एक मुशाहिदा किया, हमने मुशाहिदा किस बात का करते हैं कि जो दो शय हमारे सामने है उनकी रवैये में कोई चीज बार बार तो नहीं हो रही है, तो उस रवैये में क्या चीज रेगुलर तरीके से हो रही है, एज ए हैबिट हो रही है। फिर हम जब वो एक रेगुलरिटीज ढूंढ लिखते हैं तो एक आम राय कायम करते हैं, एक कायदा कावानीन ढूंढते हैं किसकी वजह से ये हुआ। तो कॉजल रिलेशनशिप हमें एक मिलता है कि किन वजहों से क्या चीजें हो रही हैं। तो ये हमें एक जनरलाइजेशन है, और जब हम जनरलाइजेशन एक आम राय कायम कर लेते हैं तो उसमें उसकी हम उस शय की जो हमारे सामने हो रही होती है तो उसकी हम ताजिया करते हैं, उसकी हम एक्सप्लेनेशंस करते हैं, कि उसको हम बयान करते हैं कि कैसे हुआ। और जब हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हम उसकी पेशन गोई भी कर सकते हैं, प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो ये तरीका जो है एक बिहेवियरलिज्म में हमारा आता है, और जिसमें डेविड स्टन का एक कंट्रीब्यूशन है। जो साइंटिफिक स्कूल था उस जमाने में, जिसको प्रमोट किया था चार्ल्स मरियम ने, जो है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट है, उन लोगों की एफर्ट से, चाहे वो लासवेल हो, चाहे वो डेहल हो, चाहे मरियम हो, चाहे स्टन हो, एलमंड पावेल हो, ये तमाम स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपनी कोशिश की बुनियाद पर बिहेवियरलिज्म को कायम किया, एक जो है एक बिहेवियर पे फोकस बनता। ठीक उसी तरीके से फिर इस पे चुनौतियां आती हैं कि नहीं, जो है ये हम अब लोगों के जज्बात को दरकिनार करके और सिर्फ साइंसी तरीकेकार का इस्तेमाल करके हम लोगों के रवैये को नहीं समझ सकते, सियासी हालात को नहीं समझ सकते, और हम किसी तरह के जो है पेशन गोई नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो काबिल यकीन नहीं होगा। तो इस पे एक सवाल उठती है। तो फिर एक पोस्ट बिहेवियरलिज्म का एक नया नजरिया आता है। फिर उसके बाद 1970 की जब
दशक पार करते हैं तो एक नए तरीके के हालात देखते हैं और उस हालात में नए नजरिए आते हैं। तो एक कंटेम्पोररी पॉलिटिकल थियरी होती है। अब उसमें देखें कि जिन चीजों को, एक तो पहले दो थियरीज हमने देखा कि पहला जो था जो सिर्फ नॉर्मेटिव था, जो वैल्यूज पे ही कायम था। दूसरा आया जिसने फोकस हुआ कि हम साइंटिफिक मेथड जो है उसका इस्तेमाल करके नए तरीके का इल्म कायम करेंगे। तो पहले में वैल्यूज नॉर्म्स थे, दूसरे में साइंस, साइंस इन साइंस। तीसरा जो पहलू आता है पॉलिटिकल साइंस में, जो भी आज के हालात में जिन लोगों ने यह कायम किया कि नहीं कि पॉलिटिकल थियरी शुड बी फिलोसॉफिकल एज वेल। हम सीधे सीधे हम ये कहें कि जो फलसफी अंदाज है, जो जिसमें हम देखते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, कि एक चीज, एक समाज कैसा होना चाहिए या एक ममलिकत कैसा होना चाहिए, एक जो है सियासी इदारे कैसे होने चाहिए, उनकी तनकीद करने का काम जो है, नए तरीके के कंसेप्ट कायम करने का काम जो है, इस तरीके को भी अडॉप्ट किया। दूसरा ये भी अडॉप्ट किया कि ये इसके एम्पिरिकल डायमेंशंस को, जो इसका साइंसी पहलू है, उसको भी दरकिनार नहीं करता। उसने कहा कि नहीं, हम फलसफी सवालात को या फलसफी जो है मसले को साइंसी तरीके का इस्तेमाल करके भी हासिल कर सकते हैं। तो एक एम्पिरिकल एनालिसिस का भी एक मिक्स होता है। फिर हमने कहा कि नहीं, वी कैन नॉट कंप्लीटली सस्पेंड द हिस्टोरिकल डायमेंशंस ऑफ द कंटेम्पोररी पॉलिटिकल फिनोमेना, जो एक तारीखी पहलू है, और उसको दरकिनार करके हम नहीं समझ सकते। तो हर सियासी मसले का या सियासी हालात का या सियासी इदारों का जो भी हमारे सामने या जो सियासी शय है जो घट रही है, उसको हम उसकी तारीख को भी समझना उतना ही जरूरी है, उतना ही लाजमी शर्त है। फिर उसके बाद ये कहा कि नहीं, हमें सिर्फ यही चीज कायम नहीं रखनी है, हमें पॉलिटिकल साइंस को, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं या पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको स्ट्रैटेजिक होने की भी जरूरत है। अगर वो अपनी वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो एक बेहतर हम जो है सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक हम बेहतर स्ट्रैटेजी भी कायम करें कि कैसे हम एक बेहतर समाज को कायम कर सकते हैं और उसके लिए क्या हमारे पास स्ट्रैटेजीज आ सकती हैं। तो ये चीज है, यानी कि आज के जो कंटेम्पोररी आइडियोलॉजीज हैं, जो कंटेम्पोररी आइडियाज हैं या कंटेम्पोररी पॉलिटिकल थियरीज हैं, उसने नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के जो है आप ये कहें कि एलिमेंट्स थे, और जो साइंटिफिक पॉलिटिकल थियरी जो जदीद दौर में आती है, उनके एलिमेंट्स, इन दोनों को मर्ज करके एक नया पहलू कहा कि नहीं, हम चारों बुनियाद पर कायम करेंगे दैट द पॉलिटिकल थियरी मस्ट बी फिलोसॉफिकल, एम्पिरिकल, हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिक। ये चारों पहलू जो है आज के जो नजरियात आ रहे हैं उसमें एक जो शामिल है। लेकिन कुछ खुसूसियात हैं जो है, एक जो नए तरीके के जो नजरिए हैं उनके लिए जो हालात हैं, अब मैं ये कहूं कि जो आज के जो असरी सियासी नजरिए हैं, जो कंटेम्पोररी पॉलिटिकल थियरीज हैं, उनकी जो बुनियाद है वो ये है कि दे आर नो मोर कंसर्न एक्सक्लूसिवली विद द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट। यानी कि उनका जो मरकज है सोचने का या समझने का या नए आइडियाज को देने का, उसमें स्टेट मरकज नहीं है। यानी पहले के जितने भी नजरिए आए, यानी कि कंटेम्पोररी पॉलिटिकल थियरीज से पहले, या ये कह दें कि ये जो है 1970 के दशक से पहले के जितने नजरिए आए, ज्यादातर नजरियों में हमें देखने को मिला कि हर नजरिए का जो मरकज है वो है स्टेट है। क्या कैसे जो है स्टेट क्या है, स्टेट कहां से आता है, स्टेट के क्या क्या काम है, या स्टेट को किस हद तक दखल देना है, स्टेट शुड बी एबॉलिश्ड या स्टेट शुड बी देयर, या इंसाफ भी कायम करना है तो हम जो है स्टेट से उम्मीद लगाते हैं, किस तरह से कानून बनाने चाहिए स्टेट को, हम उस पर बात करते हैं, किस तरह से मसावात कायम करनी चाहिए। तो स्टेट एक मरकज होता है। हम कहीं ना कहीं से रिवायती सियासी नजरिए में स्टेट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नजरिया जो है बदलता है कंटेम्पोररी पॉलिटिकल थियरीज में। वो स्टेट मरकज नहीं बचता, स्टेट इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कई सारे इदारों में स्टेट एक इदारा है, ममलिकत एक इदारा है। ये सोल इदारा नहीं है जहां पर पूरा
आइडियाज या थियरीज रिवॉल्व करेंगी, इसके इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है आज के दौर पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे फेमिनिज्म है, तो फेमिनिज्म में जो एक निस्वानियत का जो नजरिया है, इसमें खवातीन की बाइख्तियारी की बात कर रहे हैं। तो इसमें जेंडर इज सेंटर, जो मरकज है जो फेमिनिस्ट का, वो जेंडर है, जेंडर रिलेशनशिप है, फीमेल एम्पावरमेंट की बात है, लिबरेशन ऑफ विमेन की बात है, इक्वालिटी फॉर विमेन या रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज ऑफ द विमेन, इसकी बात हो रही है। चाहे ठीक उसी तरीके से आप इकोलॉजिज्म है, जो इकोलॉजी पे बात कर रहा है, तो उसका जो मरकज स्टेट नहीं है, इकोलॉजी है, कि किस तरह से जो एक माहौल है, माहौलियाती नजरिया है कि माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए, किस तरह से नए तरक्की के रास्ते खोले जाए। ठीक उसी तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म का एक नया नजरिया है, वो एक उसकी जो बुनियाद, उसका जो सेंटर है, मरकज है, वो कल्चर है। तो अब जो है मतलब इसके मतलब ये कहें कि कैसे अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में एक रिश्ता कायम हो, जिससे हम एक कसीरियत को कायम कर सकें, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना सकें, और एक दूसरे की कल्चर को, एक दूसरे की शकाफत को हम रिकॉग्नाइज कर सकें, एक दूसरे के राइट्स की हिफाजत कर सकें। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं असरी नजरिए में, जो कंटेम्पोररी पॉलिटिकल थियरीज है, जो आज के नजरिए आ रहे हैं। तो ये एक पहलू है जहां पर हम देख रहे हैं कि स्टेट का जो फोकस था, वो फोकस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दूसरा पहलू अब ये देखें कि जो है असरी सियासी हालात में जो है, इसमें जो डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कि आज का जो एक घरेलू सियासत है या कौमी सियासत है, वो बैनुल अक़वामी सियासत से कंप्लीटली अलहदा हो, तो ये ऐसा नहीं है। रिवायती दौर में हम देख रहे थे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स अलग, जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक अलग डिसिप्लिन देख रहे। ऐसा लग रहा था कि नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक अपना वकार है और वो आजाद है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, एक ये देखने को मिल रहा था, कंप्लीट डिस्टिंक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन आज के दौर में हम जहां तक देख पा रहे हैं, वहां पर ये जो स्टेट पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दोनों में एक रिश्ता कायम हो गया। जो चीजें घर पे हो रही हैं, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल दैट इफ एनीथिंग इज हैपनिंग विद रिगार्ड टू मुस्लिम्स इन इंडिया, अब इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस पे देखा जा रहा है। जो है बैनुल अक़वामी मंजर पे भी इस पे बात हो रही है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, वो कानून में तब्दीली आती, तो इस पे बहस सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं होता, पूरी दुनिया में होता। यहां तक कि हमारे यहाँ जो इंतखाबी सियासत है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये भी ग्लोबल लेवल पे डिबेट हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। हमारे यहां पर अगर कोई चीज है, जैसे फेमिनिस्ट कंसर्न है, इफ एनीथिंग इज हैपनिंग विद वुमेन, चाहे वो हाथरस कांड हो, इस पे भी ग्लोबल लेवल पे ही हो रहा है। देयर आर इंटरनेशनल एजेंसीज जो है, जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, वॉचडॉग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे ह्यूमन राइट्स वॉच हो, इन तमाम ये जो इदारे हैं, वो एक बैनुल अक़वामी सतह से हमें देख रहे हैं और एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। हमारे यहाँ का रूल ऑफ लॉ सिचुएशंस कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा बन रहा है, तो ये भी अब सिर्फ और सिर्फ कौमी सतह पर तय नहीं होती है, और जो है ये आलमी सतह पर देखा जाने लगा है कि कैसे हिंदुस्तान जो है अपनी घरेलू सियासत को कंडक्ट कर रहा है। तो अब आज का जो हालात है, इसमें जो बदलता हुआ हालात है, उस बदलते हुए हालात में जो फर्क कभी हुआ करता था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जहां कहा जाता था कि देयर शैल नॉट बी एनी इंटरफियरेंस इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बाय एनी एक्सटर्नल प्लेयर, अब ये नहीं हो रहा था। आज का देखें कि चुनाव भी अब बाहर के एजेंसी शामिल होती हैं। जैसे एक सवाल उठा था कैम्ब्रिज एनालिटिका पे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया, चाहे वो अमेरिका का इलेक्शन, उसमें भी कहा गया कि नहीं, रशियन इन्वॉल्वमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का। तो इसी आज जो है अब घरेलू सियासत, बैनुल अक़वामी सियासत की अलग अलग शिनाख्त नहीं बच रही है। जो तीसरा बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है आज के दौर में, कि एक जमाना था जहां पर हमारा जो पूरा स्टेट से जो डिमांड होता था कि नहीं, वी वांट जॉब, वी वांट
एजुकेशन, वी वांट सैनिटेशन, वी वांट रोड। हम ज्यादा से ज्यादा फोकस ये कर रहे थे कि देयर मस्ट बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। जो कौमी वसाइल हैं उनकी किस तरह से तकसीम की जाए ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन आजकल के बदलते हुए हालात में, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो, इन तमाम देशों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक नया तरीके का डायमेंशन उभर के आया है, जहां पर हम पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं कि नए नए तरीके के शिनाख्ती ग्रुप आ रहे हैं और उनका जो पहला डिमांड हो रहा है कि नहीं, हमारे पास तो चीजें हैं लेकिन हमें अपने डिफरेंट कल्चर्स की हमारे उसको रिकॉग्निशन चाहिए। तो चाहे माइग्रेंट्स का अपना डिमांड्स हो, चाहे एलजीबीटी ग्रुप्स का अपना डिमांड्स हो, आप देख रहे हैं कि लेस्बियंस, गेज, ट्रांसजेंडर्स, ये ग्रुप्स नए तरीके से उभर के आता है। ठीक उसी तरीके से नए नए डिमांड्स आ रहे हैं कि नहीं, हमारा राइट टू प्राइवेसी पे बात हो रही है, जहां पर हम एबॉर्शन पे बात कर रहे हैं, जहां पर हम कल्चरल फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, जहां पर हम मैरिज जो है एक इंस्टीट्यूशंस जो है इस पे बात कर रहे हैं। तो ये एक नया एक रिकॉग्निशन कि माई राइट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, माई आइडेंटिटी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, मेरी शिकनाख्त की पहचान होनी चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। चाहे वो देखें, आप देखेंगे गे मैरिज पे बात होने लगी तो एक नया एक तस्वुर सामने आ रहा है जहां पर एक पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की पहचान की राजनीति है। ये एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और नए नए नजरिए भी उसी हिसाब से कायम हो रहे हैं। जो नए नजरिए, जो नई आइडियोलॉजीज आ रही हैं, अब देखें कि उन्होंने पूरी जो रिवायती नजरिए तो उसकी पूरी जो है या तो उस पर काफी गहरा चोट पहुंचाया है। तो जो नए नजरिए वो काफी नए हैं और आज के बदलते हुए हालात का तजर्बा रखते हैं। उनके सामने जो तजर्बे हैं पुराने नहीं हैं, आज के मुफक्किर हैं, आज के फलसफी हैं और आज के हालात हैं, उनको जहन में रख करके वो आइडियाज बन रही हैं। चाहे वो पॉपुलिज्म का नजरिया हो, चाहे वो फंडामेंटलिज्म का नजरिया हो, चाहे वो इकोलॉजिज्म का नजरिया हो, चाहे वो कम्युनिटेरियनिज्म का नजरिया हो, चाहे वो और भी मल्टीकल्चरलिज्म का नजरिया, ये तमाम नजरिए जो है एकदम नए हैं, नए दौर के तजर्बे के साथ हैं और ये नजरिए जो हैं पुराने नजरियों के साथ एक तनकीदी रिश्ता कायम किए हुए, उनकी तनकीद करते हुए, उनकी वजाहतें करते हुए अपनी बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है जो नए नजरियों में हमें देखने को मिल रहे हैं कि पहले जमाने में क्या होता था, जो रिवायती सियासी नजरिए थे उन नजरियों में हमें एक देखने को मिलती थी कि जो आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो तस्वुरात हो, चाहे वो इदारे हो, चाहे वो कोई फिक्र हो या कोई नजरिया हो या कोई रोड मैप हो एक नए समाज का, वो तमाम नजरिए जो होते थे वो जो यूनिवर्सल होते थे, वो आलमी होते थे। यानी कि चाहे वो कोई भी, आप देख लीजिए कि प्लेटो अपना नजरिया कायम कर रहे हैं मिसाली ममलिकत की, तो आइडियल स्टेट की। आइडियल स्टेट का नजरिया किसी खास के लिए नहीं था, किसी खास इलाके के लिए नहीं था। उनका एक नजरिया आलमी रुख रखता है कि कैसे एक बेहतर स्टेट को कायम किया जाए, एक आइडियल स्टेट को कायम किया जाए और उस आइडियल स्टेट का काम जो है एक इंसाफ को कायम करना है उस मुल्क में। ठीक उसी तरीके से चाहे वो अरिस्टोटल का नजरिया, वो अरिस्टोटल सिर्फ ग्रीक्स का नजरिया नहीं होता, चाहे वो जो है वो रेवोल्यूशन का नजरिया देखते हैं, चाहे जिस तरीके से वो गलत और सही सरकारों की ताजिया दर्जाबंदी करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी एक यूनिवर्सल एनालिसिस है। चाहे हॉब्स की एनालिसिस देखें कि स्टेट कहां से आता है, लॉक्स रूसो की एनालिसिस स्टेट कहां से आता है, स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया क्या, कैसे एक बेहतर समाज या बेहतर ममलिकत कायम करें। चाहे जॉन स्टुअर्ट मिल का लिबर्टी का नजरिया है, चाहे वो डॉर्किन का इक्वालिटी का नजरिया है या और भी जो राइट्स के नजरिए हैं, चाहे वो जो है लिबरलिज्म, जितने भी लिबरल्स थे, चाहे टी.एच. ग्रीन हो, हॉबहाउस हो, लास्की हो, इन तमाम लोगों ने जो नजरिए कायम किए, वो नजरियों की जो अहमियत वो यूनिवर्सल थी, वो आलमी सतह पर थी। आज का जो नजरिया है वो एक पर्टिकुलर हैसियत रखती है, खास पहलू पे बात करते हैं, उनका एक यूनिवर्सल अपील नहीं होता, किसी खास समाज से जुड़े होते हैं या किसी खास मुल्क से होते हैं, ये खास शिनाख्ती गुरूर से मतलब ये मामला होता है या किसी खास सियासी मुद्दे से जुड़ा होता है। तो ये एक पहलू है जो बदलाव देखने को मिल रहा है कि नहीं, दे आर मोर पर्टिकुलरिस्टिक देन बीइंग यूनिवर्सल। तो उनकी जो अपील है वो उतनी ये नहीं है।
ये जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, जो असली सियासी नजरिया है, उसके एक अपना एक वजह बनती है कि वो कौन से वजूहात हैं जिससे नए दौर में नए नजरिए हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो देखिए कि एक नई तरह का एक समाजी इनकलाब है, मूवमेंट है, तहरीकें हैं जो पूरी दुनिया में चल रही हैं। तो जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं, ये न्यू सोशल मूवमेंट्स ने जो 1960 के दशक के बाद अपना एक रुख कायम करता है, अपने एक नई डायरेक्शंस को लेके आता है, तो एक वजह बनती है, चाहे वो ब्लैक्स के मूवमेंट्स हो, जो सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में चला हो, जहां पे ब्लैक्स अफर्मेटिव एक्शंस का डिमांड करते हैं, अपनी 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 शिनाख्त की रिकॉग्निशन की बात करते हैं, अपनी जो है अपने हुकूक के बारे में बात करते हैं। तो एक सिविल राइट्स मूवमेंट है, उस मूवमेंट ने, चाहे वो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट हो जहां पर एक खवातीन की बाइख्तियारी का मूवमेंट हो जो फेमिनिज्म की तहरीक को जन्म देता है, उस मूवमेंट्स ने एक नई तरह का सोशल मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से इन्वायरमेंटलिस्ट के अपने जो माहौल आते हैं, जो बेहतर माहौल के लिए ये एक तहरीक चलाते हैं, जहां पर एंटी न्यूक्लियर की बात हो, चाहे वो पोल्यूशन पे रोक करने की बात हो, चाहे वो जो देखें कि एक बेहतर रिश्ता हो। तो ये एक मूवमेंट है, या एनिमल राइट्स मूवमेंट आप देख रहे हैं, जैसे कि जो है ह्यूमन राइट्स की बात चली थी कि जहां इंसानों को हुकूक हो। एक तहरीक चली कि जो जानवर्स हैं, जो एनिमल किंगडम है, उनके भी हुकूक की बात होगी, तो उस पर बात होने लगी। फिर हमने एक मूवमेंट देखा एक फंडामेंटलिज्म का, एक नई तरीके का फंडामेंटलिज्म आपको देखने को मिल रहा है कि जो है जो रिवायती मजहब थे, उन्होंने अपने अथॉरिटीज को असर्ट करना शुरू कर दिया कि दैट देयर आर मोर रिलीजियोसिटी इन द सोसाइटी। ज्यादा से ज्यादा मजहबी इनकलाब भी आने लगे, उसकी उरूज भी देखने लगी। अब हर जो है, चाहे वो जुडाइज्म का अपना एक मूवमेंट चल रहा है, इस्लामिज्म का अपना मूवमेंट चल रहा है, क्रिश्चियनिटी का अपना एक अलग मूवमेंट चल रहा है, हिंदुइज्म का चल रहा है, कन्फ्यूशियनिज्म का चल रहा है। तो एक नई तरीके की फंडामेंटलिज्म आने लगी कि जहां पर हम कहते हैं बैक टू द बेसिक्स, हमें दोबारा से एक अपने पुराने मजहब के गलबे को कायम करना है। हम एक रूलिंग एक रिलीजन रहे हैं, वी शुड नॉट बी सेइंग नो। और आप देख ही रहे हैं कि जो है आजकल के जो बदलते दौर में, जो एक जमाने में जो है जो हंटिंगटन ने अपनी बात क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में कही थी, उसको हमने काफी तनकीद किया था, और वो तनकीद जो है सच होती जा रही है कि नहीं, हम आज इस कहीं ऐसा ना हो कि नए दौर में नए तरह के जंग के हालात बने और उसमें मजाहब या सिविलाइजेशंस के वार हो, और उसके इम्कानात काफी है। तो एक नया माहौल वो देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से नए नजरिए कायम हो रहे हैं। ठीक उसी तरीके से एक और बदलाव देखने को मिला, आप इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे लिबरलाइजेशन कैसे पूरी जो है एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने लगी, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होता है 90s के बाद, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है और कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो है एक तरीके से उनकी एक डिक्लाइन शुरू होती है। तो एक लिबरल्स का एक विक्ट्री सेलिब्रेट किया जाने लगता है, जिसमें चाहे फुकुयामा कहते हैं कि देयर इज अ एंड ऑफ हिस्ट्री, डैनियल बेल कहते हैं कि देयर इज एन एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो एक सेलिब्रेशन शुरू होता है कि नहीं, दैट लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज अ विक्टोरियस आइडिया। एक बहुत ही एक बेहतरीन नजरिया जो अपनी वकार को कायम किया हुआ है, और इस वजह से जिसके एक नताइज ये हुए कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक जो साख थी वो उसमें बदलाव देखने को मिलता है, और जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो काफी लिबरल होने लगे। तो एक लिबरलाइजेशन का एक शुरुआत है, लाइसेंस राज खत्म होने लगता है दुनिया में, वो एक बदलते हालात, और जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन शुरू होता है। जो गैप थी सॉवरेंटी का, जो आइडिया था कि नहीं स्टेट जो है इख्तिदार आला है, एक ऑल पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, वो भी डिक्लाइन करने लगा। ग्लोबलाइजेशन, आलमियत एक ऐसा नजरिया है जिसमें जो स्टेट्स के दरमियान जो बाउंड्रीज होती थी टेरिटरीज की, वो बाउंड्रीज कोलैप्स होने लगी, और वी बिकम मोर एंड मोर एंगेज्ड एंड मोर कनेक्टेड विद द पीपल लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसमें जो सबसे ज्यादा अहम बदलाव देखने को मिलता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशंस में। इमेजिन कीजिए कि जो है करीब ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जिसमें करीब 5 बिलियन से ज्यादा लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें ज्यादातर लोग जो है अपनी जिंदगी जो सोशल मीडिया पे बिताते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने लोगों के लाइफ में भी एक क्रांति ला दी, जो उनकी जाती जिंदगी और अवामी जिंदगी में जो फर्क होता था उसको भी खत्म किया है।
और हम वी आर टॉकिंग मोर एंड मोर, वी आर एंगेजिंग मोर एंड मोर। वो जो वर्चुअल कनेक्शंस हैं पूरी दुनिया के साथ, या हम अपनी बात को क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या घूमना है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन हम सोशल मीडिया पे देने लगे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चीजें काफी आसान कर दी। मोर एंड मोर कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। तो ये एक बदलाव आता है। ये बदलाव का भी काफी असर हमें पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। एक जमाना था कि जब टूल्स की इन्वेंशंस हुई थी, और जो है एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है, उसने एक नए जो है एक सिविलाइजेशन की स्टार्ट की थी। उसने एक जो बदलाव लेके आया था कि जब वहां पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, प्राइवेट लाइफ की शुरुआत होती है, क्योंकि हमने टूल्स डेवलप कर लिया है और हमारी एक जो कम्युनिटी लिविंग थी वो खत्म हो रही है। फिर हमने एक नया बदलाव देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में, जहां पर टूल्स से आगे निकल के हमने मशीनें बना ली, फैक्ट्रीज कायम करने लगे, और पुराना जो तर्ज था जो एग्रीकल्चर का वो धीरे धीरे वो सबसाइड होने लगा, उसकी अहमियत कम होने लगी। एंड पीपल वेर मोर एंड मोर इनटू प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है और सरप्लस प्रॉफिट भी, इनकम भी होने लगते हैं। तो एक नया लाइफ स्टाइल आप देखने को मिल रहा है। और तीसरा जो दौर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का, जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस हद तक तरक्की कर ली जहां पर हम जो है चीजों को आसानी से कर सकते। देयर इज अ मोर स्पीड, देयर इज मोर कनेक्टिविटी, देयर इज नो मोर नेटवर्किंग। तो ये एक जो है एक बदलाव है वो काफी ज्यादा है। हम उस पे बदलाव पे हम देखें तो वो बदलाव हमें काफी देखने को मिल रहा है। वो बदलाव जैसे आप देखें कि किस तरह से बदलाव हमारे सामने आए, कि जो डिजिटल वर्ल्ड है हमारे पास, कि एक जमाना था कभी हम तस्वुर नहीं कर पाते थे कि किस तरह से बदल रहा है। चाहे वर्चुअल क्लाउड हो, एक क्लाउड में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और जो है पूरी दुनिया। और आजकल इंफॉर्मेशन एज में इंफॉर्मेशन हैज बिकम पावर, जिसमें हम माइकल फूको ने भी इस बात को आर्गुमेंट किया है कि कैसे एक नॉलेज जो है पावर में तब्दील होता जा रहा है, और पावर ऑलवेज इज नॉट नेगेटिव, इट्स अ प्रोडक्टिव फिनोमिना। तो ये बदलते हालात ने सियासी जो नजरिए हैं उसको भी असर डालता है। जैसे कि अभी जो कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जिसको अगर हम देखें कि कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, पहले हमारे जमाने में फ्लॉपी हुआ करती थी, फिर डिस्क आता है, फिर उसके बाद पेन ड्राइव आते हैं, फिर चिप आने लगे, अब हमारे सामने क्लाउड्स आने लगे कि क्लाउड में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। एंड दैट इज उसका अमाउंट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि दुनिया की तमाम लाइब्रेरी जो है उन सबको एक चिप में महदूद कर दिया जाए, या उसकी क्लाउड्स हो जाए, और वो वर्चुअल क्लाउड जो है वो एक डेटा से बढ़ करके हम मेटा डेटा पे बात करने लगे। देयर इज एन आइडिया ऑफ बिग डेटा। तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जिस तरह से एक नया जो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एक ड्राइवरलेस ऑटोमेटेड कार में, हमें अब तो कार भी चलाने की जरूरत नहीं है। देयर इज एन ऑटोमेटिक कार, ड्राइवरलेस कार, यू हैव टू सिंपली कमांड। तो एक प्रोग्रामिंग हो रही है। तो ये बदलता हुआ जो नजरिया है, ये इन तमाम नजरियों का, ये तमाम हालात का जो साइंस एंड टेक में बदलाव है, इसके पॉलिटिकल थिंकिंग में असर पड़नी है। अगर हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो हम कल को उस लायक नहीं बचेंगे कुछ हम क्लेम कर सके। वी विल नॉट बी एबल टू क्लेम अवर रोल, वी विल नॉट बी वैल्यूएबल, वी विल बिकम इररिलेवेंट, मैं ये कहूंगा। और क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि आप नहीं बदलेंगे तो आपकी जगह रोबोट्स लेगा, एंड द रोबोट्स विल बी योर कुलीग्स। तो आपको होता कि कोबोट्स का आइडिया होगा कि एक तरफ एक क्लासरूम में आप क्लास लेंगे, और दूसरी तरफ जो एक रोबोट लेगा जिसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग्स हैं, उसको तो एक चीज डिलीवर करने की प्रिसीजन के साथ उसमें प्रोग्रामिंग की गई है। देर आर आइडियाज जो है, जो रियल इंटेलिजेंस है वो खत्म होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम होगा, वॉइस कमांड से काम होगा। देर कैन बी नया जेस्चर्स है, नई गजेट्स आ रही हैं, जो है आप ग्रीन एनर्जी है, स्पेस टूरिज्म है, मेडिकल सर्जरीज में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। देर आर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज है। अब ये इस तरह के स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जहां पर आपका घर भी स्मार्ट, मोबाइल भी स्मार्ट, टीवी भी स्मार्ट, फ्रिज भी स्मार्ट, एंड एवरीबडी विल कम्युनिकेट। एक कमांड आप देते हैं ऑन दैट टीवी विल स्पीक विद द फ्रिज एंड फ्रिज विल स्पीक विद द डोर,
अब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है नहीं। सो एक मैट्रिक्स फिल्म आई थी जिसमें आपने देखा होगा ये किस तरह से सारी चीजें कि दैट इन ह्यूमन माइंड्स देयर विल बी मशीन्स विल बी इंसर्टेड, मशीन्स होंगी आपके दिमाग में। और आजकल तो है ही है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो बदलाव है, या चाहे वो स्टेम सेल की जो रिसर्चेज आ रही हैं, या जो है जो आपके दिमाग में बदलाव लिए जा सकते हैं कि यू विल नो मोर बी अ ह्यूमन अलोन, देयर विल बी अ मशीन इनसाइड यू एंड यू विल बी वॉकिंग लाइक अ रोबोट्स एंड एज वेल। नई एक तब्दीली देख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। इनके असरात को आपको समझने की जरूरत है। और पॉलिटिकल साइंस इससे अलग नहीं हो सकता कि ये सोचा जाए कि पॉलिटिकल साइंस का जो फील्ड है उसका जो एक नए तरीके के बदलते हालात हैं, चाहे वो रिमोट सेंसिंग के हालात हो, चाहे वो 5G है, 3G 5G 8G जो टेक्नोलॉजी आ रही है, या जो है उसमें स्पीड्स आ रहे, चाहे वो स्टेम सेल के रिसर्चेस है, इससे आप दूर रह करके आप अपनी चीजों को नहीं समझ सकते हैं। अभी आपको जो है किस तरह से एक नए एल्गोरिदम्स को, आज एल्गोरिदम की पॉलिटिक्स है, आप जो है एक साइकोग्राफिक एनालिसिस को, मेटा डेटा को, डेटा एनालिटिक्स को दरकिनार करके आप पॉलिटिक्स को रेलेवेंट नहीं बना सकते। तो इसलिए मेरा एक मानना है कि बदलते हुए हालात में पॉलिटिकल साइंस के भी अपने आइडियाज को बदलने की जरूरत है। अगर बगैर बदले हम चीजों को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूं कि नहीं, जो है एक आइडिया है जहां पर हम समझे कि हम अपने अप्रोच को देख कैसे बदलना है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि एक दौर था जब हम क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकिंग में क्या पढ़ते थे कि एक आइडियोलॉजीज होती थी। क्या आइडियोलॉजीज थी? लिबरलिज्म पढ़ लिया, इंडिविजुअलिज्म पढ़ लिया, मार्क्सिज्म पढ़ा, फासिज्म पढ़ा, कंजर्वेटिज्म पढ़ा, आपको जो है एनार्किज्म पढ़ा, सोशलिज्म पढ़ा, नेशनलिज्म पढ़ा, कैपिटलिज्म पढ़ा, फैबियनिज्म पढ़ा। ये सारी चीजें अब अपने नए अंदाज में आ रही हैं हमारे सामने। और इन सबके जो है एडवांस वर्जन, जैसे सॉफ्टवेयर का एडवांस वर्जन आता है, तो इसके एडवांस वर्जन आ चुके हैं। जैसे आप देखें कि इंडिविजुअलिज्म का एक नई इंडिविजुअलिज्म आपके सामने है। आप देखेंगे लिबरलिज्म एक लिबर्टेरियनिज्म में, न्यू लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म का एक एनार्को कैपिटलिज्म आ गया है। और जो है आप देखेंगे सोशलिज्म एक नए तरीके से, नेशनलिज्म के मानी बदल रहे हैं पूरी दुनिया में। नेशनलिज्म एक पॉपुलिज्म की शक्ल में आ रहा है। जो है उसमें देखें एनार्किज्म भी एक बदल रहा है कि जैसे एनार्किज्म के नए नए आइडियाज है। तो आज हम जो देख रहे हैं कि नहीं, कम्युनिटी सेंट्रिक जैसे कम्युनिटेरियनिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म देखने को मिल रहा है, फेमिनिज्म है, इकोलॉजिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, या आप ये कहते हैं कि जो है एनार्को कैपिटलिज्म, एनार्को फेमिनिज्म है। इनफैक्ट एक नजरिया आपको पोस्ट मॉडर्निज्म का मिलेगा। तो एक पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट मटेरियलिज्म का आइडिया आ गया है, पोस्ट जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म आ गया है। इनफैक्ट बायोडिटर्मिनिज्म का एक नया आइडियाज आ रहा है जिसमें आपको देखने की जरूरत है। ओरिएंटलिज्म है जो है। तो उसी तरीके से आइडियाज भी, क्लासिकल आइडियाज जो थी, जो पुराने जमाने की जो रिवायती नजरिया है, वो आज भी रिलेवेंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके एक रिवाइज्ड वर्जन्स भी हैं जिसमें हमें अपनी करिकुलम में, अपनी टीचिंग स्टाइल में, अपने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट में, ताकि आपका स्टूडेंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिलेवेंट रहे ग्लोबली। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है अपने बच्चों को इस तरह के कंटेम्प्रोरी डेवलपमेंट से उसको आगाह करें। देखें जैसे कि क्लासिकल नजरिए लिबर्टी पे बात करते थे, आजादी, इक्वालिटी की बात करते थे, जो है लॉ की बात करते थे, जस्टिस की, स्टेट की, सॉवरेंटी की, डेमोक्रेसी की, सिटीजनशिप की बात करते थे, पावर की भी बात करते थे। आज के हालात में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या बातें हो रही हैं? हमें बात कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स की, हमारी बात क्या हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमारी बात क्या हो रही है? प्लूरलिज्म की, हमारी बात क्या हो रही है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, हमारी बात हो रही है डिफरेंस की, ह्यूमन राइट्स की, सिविल डिसोबीडियंस की, हमारी बात हो रही है टेररिज्म पे, विक्टिमहुड पे, पोस्ट ट्रुथ का आइडिया आ गया, नए केसेस आ गए हैं। तो एक तरीके से एक जो है आज का जो नॉलेज है वो उसमें एक फर्क करना है कि ये नॉलेज या ये कंसेप्ट कब पॉलिटिकल बन जाता है, कब सोशल हो जाता है, कब टेक्नोलॉजिकल हो जाता है। ये जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। और आज का जो एक नजरिया है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी होता जा रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी जो है, अब जैसे कि आपकी जो रिसर्चेस हैं, आप
आपकी आजाद शिनाख्त नहीं बची। आप कहें कि नहीं पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, इसमें सोशियोलॉजी का कुछ नहीं होगा, इसमें फिजिक्स का कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं होगा, तो इसका सिर्फ यही माने कि आप बदलाव के हिसाब से खुद को नहीं बदल रहे। वी नीड टू लर्न बियॉन्ड अवर सब्जेक्ट बाउंड्रीज। जो हमारी सब्जेक्ट की बाउंड्री है उससे भी आगे चल करके हमें सोचने की जरूरत है। वी नीड टू मेक कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान एक कनेक्शंस ढूंढने की जरूरत है, ताकि नए एरियाज हमें मिले, नए लर्निंग हो हमारे पास, और उसकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस वाइड हो, ताकि एक डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस बने और उसका जो लर्निंग आउटकम हो वो रिलेवेंट हो आज के हिसाब से। तो जिसका एक नतायज हो, जो हम सीखें उसकी एक रिलेवेंसी बचे। अदरवाइज अगर हम आज भी हम कार्ल मार्क्स तक ही महदूद रह जाएंगे तो हम आज के बदलते हुए दौर को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें न्यू मार्क्सिज्म को भी समझना होगा, न्यू डेवलपमेंट साइंस के भी डेवलपमेंट को भी समझना होगा, तब हम मार्क्स के होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। तो आज का जो नजरिया है वो इवॉल्व कर रहा है, वो स्टैटिक नहीं है, काफी डायनेमिक है, उसमें काफी उसकी रूह में काफी हरकत आ चुकी है। तो उसको समझने की जरूरत है। जो एक तरीके से जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है वो अपने आप नहीं होती, इसको प्लान करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट अ प्लान्ड अप्रोच। हमें इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को पॉलिटिकल साइंस में प्लान तरीके से काम करना है, ताकि वी कैन एस्टैब्लिश लिंक अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और ये जो है वो हम प्लान नहीं करेंगे कि हम करिकुलम में बदलाव लेके आए, टीचिंग स्टाइल में बदलाव लेकर के आए, हर एक यूनिट को हम एक बता दें कि ऑर्गेनिक है, हमेशा एक नया डेवलपमेंट आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी लर्निंग को एनहांस कर सके, ताकि हमारी लर्निंग आज के दौर में भी रिलेवेंट बनी रह सके। इसकी जरूरत है। इसलिए हमें जो है वी हैव टू टीच एंड लर्न इन डिफरेंट वेज। हमें सिर्फ ये नहीं कि पुराने जमाने में एक नोट्स बना लिया, कुछ पुरानी गाइड्स देख लिया, उसे पढ़ा लिया, सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको जो है एक डिफरेंट वेज की टीचिंग स्टाइल, एक डिफरेंट वेज की लर्निंग स्टाइल आपको लानी पड़ेगी, जिसमें आप इश्यूज को सिर्फ एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं कि क्या है, बल्कि उसको एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम। सो इट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी विद अ पर्पस, कि विदाउट पर्पस इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज नॉट पॉसिबल। आज अगर ये देखूं कि डिफरेंट एरियाज, नए तरीके के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हमें अपने उन जो है जो इश्यूज को हमें समझने की जरूरत है कि व्हाट आर द न्यू पॉलिटिकल इश्यूज। जो आज का जो सियासी मुद्दा है जो बदल रहा है पहले जमाने से, आज का मुद्दा मैंने आपको बताया कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। जो भी समाज में हो रहा है, जो भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो पॉलिटिकल नहीं है। सो एवरीथिंग हैज बिकम पॉलिटिकल, सो नथिंग इज अनपॉलिटिकल। ये एक बदलाव हमें असली दौर में देखने को मिल रहा है, कि चाहे वो हमारे जाती मामला तो जो घरों में हो रहे हैं वो भी सियासी है, जब घर के बाहर हो रहे हैं वह भी सियासत है, जो इलाकाई सतह पे हो रही है, कौमी सतह पे हो रही है या बैनुल अक़वामी सतह पे हो रही है, वो भी सियासी है। तो इसमें देखें कि कई तरह के सियासी मुद्दे हैं, और आजकल का रिसर्च इतना वसी हो गया, उसका दायरा इतना बढ़ गया कि हम कहीं से भी मुद्दे ला सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जैसे कि अब मैं ये कहूं कि एजिंग पॉपुलेशन, कभी हमने कहा कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है सियासत का हमारा। फिर एल्गोरिदम में बयास, जैसे आप देखें कि एक एल्गोरिदम में चेंज कर दिया जाए, फेसबुक एक एल्गोरिदम में चेंज करता है तो आपके पोस्ट विजिबल नहीं हो पाते हैं, आपकी बात लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। या एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, गवर्नमेंट के स्कीम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो एक एल्गोरिदम की पॉलिटिक्स है, अगर उसमें बयास की स्टडी हम करना सीख गए तो वी कैन बी मोर रिलेवेंट। We need to understand that how artificial intelligence is working, how big data is working, how automation is affecting political decision making या political behavior या political institution। तो हमें वो सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। हमें केमिकल वेस्ट, पहले होता था कि नहीं ये सिर्फ केमिकल वेस्ट का काम जो है हमारा नहीं, इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं, इस पे मूवमेंट्स हो रहे हैं केमिकल वेस्ट को लेकर के पूरी दुनिया में। तो ये हमें एक समझने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज हमारा आइडिया है, एयर क्वालिटी बदल रही है तो वो भी हमारा एक मुद्दा बन रहा है। एनिमल राइट्स, ह्यूमन राइट्स से निकल करके एनिमल राइट्स एंड एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जो बुलिंग हो रहा है हमारा, जो बुलिंग है, जैसे या जो है आपकी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, आपने देखा अभी रिसेंटली जो बुल्ली बाई का एक नई तरीके की एक ट्रोलिंग स्टार्ट की गई, मुस्लिम विमेन
जो जर्नलिस्ट हैं या काफी रिनाउंड थे, उससे पहले भी इसकी कोशिश की गई थी, जो दोज पीपल वेर ऑन सेल। जो टेक फॉग का अभी एक वायर ने एक रिपोर्ट किया, तो एक जो बिलिंग है, जिस तरह से ट्रोलिंग होती है, जिस तरह से उसकी वजह से जो एंजाइटी डेवलप हो रही है लोगों के अंदर, जिस तरह से डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, जिसके इम्कानात ये पड़ रहे हैं कि लोग अपनी जहनी तवाजुन खो रहे हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये भी हमारी जो है जो एक मौजू बन रही है पॉलिटिकल साइंस में, सिविलिटी, जो हाउ पीपल बिकमिंग सिविल और अनसिविल इन देयर बिहेवियर, ये चीज है। कारपोरेट अकाउंटेबिलिटी अब पॉलिटिकल बन चुका है। जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, चाहे कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है, अभी आपने देखा कि हेल्थ केयर कितना इंपॉर्टेंट है, दैट हेल्थ केयर का एक राइट्स होना चाहिए, दैट पीपल आर डिमांडिंग। एज पैंडेमिक ने इसको एक काफी पॉलिटिसाइज किया है। सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज आल्सो पॉलिटिकल। क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म है, क्रोनिज्म है, क्रोनिक कैपिटलिज्म के जो केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, दिस इज आल्सो दैट इज पॉलिटिकल। कल्चर चेंज है, उसमें आप तहकीक कर सकते हैं। तो ये एरियाज है, साइबर क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी है, राइट टू प्राइवेसी है, डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फ्रीडम है, डिजिटल लिटरेसी है, जो है डिसेबिलिटी इंक्लूजन है, सोशल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन काफी प्रोमिनेंट हो रहा है। इन एरियाज पे पॉलिटिकल अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन पे कर सकता है। एक्सेसेस ऑफ कैपिटलिज्म उसके ऊपर है। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ग्लोबलाइजेशन है, जो है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी है, होमलेसनेस है, हंगर एंड न्यूट्रिशन है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो है इंडिजिनस राइट्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह से फेक न्यूज आ रहे हैं, फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन जिससे स्प्रेड हो रहा है, जिससे सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, ये जो है, या वायलेंस की स्टडीज है, या आप देखें मोनोपोलीज जो आ रही है, माइनॉरिटी राइट्स है, नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह के पॉलिटिकल चेंजेस को ब्रिंग इन करेगी इन फ्यूचर, उसको समझने की जरूरत है। पार्टीजनशिप है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन को समझने की जरूरत है। प्राइवेसी ऑफ राइट्स है, सोशल चेंज पे बात कर सकते हैं, सोशल जस्टिस पे बात कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी पे बात कर सकते हैं, सर्विलांस मैकेनिज्म पे आजकल काफी रिसर्च हो रही है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये नए एरियाज है। नए एरियाज में चाहे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इस पे बात हम अपनी रिसर्चेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सारे मुद्दों को अपने करिकुलम में शामिल कर सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस पे है, इस पे है, टेक्नोलॉजिकल चेंज पे है, जो है टेक्नोलॉजिकल एथिक्स पे है, जो है ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज है, वेल्थ गैप है, इस पे हम अपने स्टडीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसकी वजह से नए तरीके के पेपर्स आ रहे हैं, क्रेडिट प्रोग्राम्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में। इसमें जो है नए कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो क्लिनिकल पॉलिटिक्स का कोर्सेज हो, चाहे पॉलिटिकल साइकोलॉजी का कोर्सेज हो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है। तो कैसे दो डिसिप्लिन के एरियाज को मिला करके हम चीजें कर रहे हैं। बिहेवियरल पॉलिटिक्स पे कोर्सेज आ गए, बायोलॉजिकल पॉलिटिक्स पे कोर्सेज आ गए, जो है फार्मास्यूटिकल पॉलिटिक्स पे सोर्सेज आ गए। तो ये कोर्सेज जो है, नए कोर्सेज देखने को मिल रही हैं। पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियोसिटी या रिलीजियोसिटी ऑफ पॉलिटिक्स या डिजिटल इथनोग्राफी। अब आजकल जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम अपने रिसर्च मेथड्स को कैसे बदलाव दिया है। जैसे आप देखें कि हम आज जो है डिजिटल इथनोग्राफी पे बात कर रहे हैं, डिजिटल पेडागॉगी की बात कर रहे हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे बात हो रही है, डिजिटल आर्काइविंग की बात हो रही है, डिजिटल स्पेस एंड कल्चर पे बात कर रहे हैं, डिजिटल ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हैं। तो ये काफी एक बदलाव देखने को पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में मिल रहा है। तो हमें इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। सोशल मीडिया को अब एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम बनाने की जरूरत है। पॉलिसी एनालिसिस का तरीका हो, या प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो, या पॉलिटिकल कैंपेन हो, पॉलिटिकल मार्केटिंग हो, पॉलिटिकल नेटवर्किंग हो, या आप जो है और तरीके की चीज है। ये तमाम चीजों में काफी एक बदलाव देखने को मिल रहा है और हमें आज उसके हिसाब से एक बदलाव देखने को चाहिए और हमें बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे कि एक बदलाव हम देख रहे हैं कि जो नए जो करिकुलम बन रहे हैं पूरी दुनिया में, जैसे कुछ एक मूवमेंट, अगर वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, एक डिबेट अभी भी है कि हाउ टू मेक योर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल स्टडी मोर साइंटिफिक, या हाउ टू मेक यूज ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स इन कंटेम्पोररी टाइम। आज के दौर में कैसे उसको बदलाव किया जाए, किस तरह से एक नए स्टैंडर्ड का कायम किया जाए, कैसे एक पॉलिटिकल साइंस को हार्ड साइंस बनाया जाए, किस तरह से जो पॉलिटिकल साइंस की जो एम्बिग्यूटीज हैं जो है उसे दूर किया जाए, इस पे बात हो रही है। पॉलिटिकल फैलेसीज आ रही है कि कैसे जो है जो डिफिशियंसीज हैं, जो कमियां हैं पुराने मेथड्स में,
उस मेथड्स की कमियों को कैसे दूर किया जाए, कैसे जो है जो बायसेस हैं, जो टिपिकल रिसर्च बायसेस हमें मिलते हैं, चाहे वो कॉग्निटिव फैलिसीज हैं जो पॉलिटिकल साइंस में, चाहे वो रिडक्शनिस्ट बायसेस हो, सिक्वेंशियल, इन्वायरमेंटल या व्हीकल या एट्रीब्यूशन या करंट अटेम्प्ट जो है टू सारी फैलिसीज को कम करने की, तो ये कैसे कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें एक पॉलिटिकल रिजीम्स को समझने का एक नया तरीका ढूंढना है कि कैसे जो है नई डिक्टेटरशिप बढ़ती जा रही है, एक ऑटोक्रेसी आ रही है पूरी दुनिया में। आज का जो डिबेट है कि डेमोक्रेसी इज डाइंग, some people are saying that the days of democracies are gone, some are saying that there is an end of democracy। तो नए रिसर्चेस आ रही है कैसे लोग समाज से या अपनी सियासत से इनडिफरेंट होते जा रहे हैं, किस तरह से वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, किस तरह से नए रिजीम्स जो है अपनी पावर को मेंटेन कर रही हैं, अपनी जो है अथॉरिटेरियन तरीके का इस्तेमाल करके पावर में बनी रह रही है, किस तरह से ऑथोरिटेरियन पार्टीज का बोलबाला हो रहा है, कैसे इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस बढ़ रहे हैं, उसमें किस तरह की वैरायटीज देखने को मिल रही हैं। ये भी एक नया एक स्टडी का एक दौर है। फिर हमें एक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के रिलेशनशिप में काफी बदलाव है। इसमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का इम्पैक्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप पे देखने को मिल सकता है। तो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इकोनॉमी के फील्ड में हमें देखने को मिल रहा है। माइग्रेशन एंड ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस है, इस पे काफी एक डिबेट एंड डिस्कशन चल रहे हैं पूरी दुनिया में। पब्लिक ओपिनियन को कैसे समझा जाए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को कैसे समझाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को कैसे समझाया जाए, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस पे कैसे वर्कआउट किया जाए, कैसे इंफॉर्मेशंस को एक रेडीमेड तरीके से लोगों को पहुंचाया जाए, कैसे शॉर्टकट पे रेशनल चॉइस थियरीज आई, इकोनॉमिक मोटिव्स आए, सोशलाइजेशन के प्रैक्टिसेस आई, ग्रुप आइडेंटिटीज पे बात होने लगी, नई तरह की आइडियोलॉजीज पे बात हो रही है, कैसे सर्वे डिजाइन में चेंजेस हो रही हैं, सर्वे एक्सपेरिमेंट्स में चेंज हो रही है। तो हमारा मकसद है आज के डिस्कशन का वो इस बात को समझना है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में एक बदलाव देखने को मिल रहा है, और वो बदलाव अगर हमने एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एज ए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस उस बदलाव को अपने अंदर नहीं लेके आते हैं, तो हमारी जो है रिलेवेंस जो है वो दिन ब दिन खत्म होती जाएगी और हम आगे उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट द रिलेवेंस ऑफ political science in contemporary times, that how that situations are changing and what changes we need to brought in our teaching style and other practices, so that we become more and more relevant, and we should not be irrelevant with the passing every passing time.